इफेक्ट ऑफ करेंट। देखो इलेक्ट्रिकल साइंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दो तरीके के, दो चीज के लिए यूज करते हैं। मेनली दो चीज के लिए यूज करते हैं। एक तो हुआ फॉर प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक इफेक्ट और प्रोड्यूसिंग ए हीटिंग इफेक्ट। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आप ड्रॉ कर रहे हो किस काम में लग रहा है? या तो आप घर की पंखा चला रहे हो, आपको सर पंखा चलाना तो कूलिंग इफेक्ट हुआ। नहीं, कूलिंग इफेक्ट नहीं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। उसके अंदर कॉइल है, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो पंखा घूमता है। एसी चल रहा है, उसके अंदर भी कॉइल है। घर के वाटर पंप चल रहे हैं, जितने सारे पंप एंड मोटर्स, दे आर ऑल यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। जितने सारे बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं या फिर जितने सारे हीटर्स, दे आर ऑल प्रोड्यूसिंग हीट इफेक्ट। तो दो चीज के लिए बेसिकली हम लोग डोमेस्टिक यूज में लेते हैं। इसके अलावा भी यूजेस है, जैसे आप कोई बैटरी को चार्ज करते हो, सो दैट इज ऑल्सो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देन मोस्टली वी आर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों चीज को यूज करते हैं। तो थर्मल इफेक्ट करंट का क्यों आता है? व्हेन करंट पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस, हीट इज जनरेटेड। हमें सोचना है, क्या हीट किसी भी एक वायर में फ्लो, करंट किसी भी एक वायर में फ्लो करेगा तो हीट जनरेट करेगा? सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए हीटर कॉइल, दिस हीटर कॉइल इज सप्लाइड पावर। ठीक है, आप यहां से पावर सप्लाई किए तो एनर्जी इज डिलीवर्ड फ्रॉम हियर, आया इधर। अब देखोगे हीट इज जनरेटेड अक्रॉस द कॉइल बट नॉट अक्रॉस दिस वायर। इसमें तो कोई हीट जनरेट नहीं हो रहा, नहीं। तो फिर कोई करंट हीट कब जनरेट करता है? हीट क्यों जनरेट करता है? हीट क्यों जनरेट करता है पहले देखेंगे, तो कब जनरेट होगा आप ऑटोमेटिकली समझ लोगे। जैसे अगर हम कहेंगे कोई एक मटेरियल का रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे। क्या था रेजिस्टेंस? When you allow a current to pass through a material or an electron is allowed to pass through a material so as to constitute a current, that electron undergoes several collisions with the material electrons. The number of collisions made by the external electron is a part of the resistance. The other part was the force with which the external electron is bound to the nucleus. ठीक है, अभी क्या है, अगर ये कुछ भी वेलोसिटी में गया और इसको टकराया और इन दोनों के बीच में बाइंडिंग फोर्स, इन दोनों के बीच में मतलब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक फोर्स है, तो क्या होगा, ये इसको टकराएगा, निकल के भाग जाएगा। मैकेनिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक बॉल रखा है और कोई दूसरा बॉल आके इसको टकराता है तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये बॉल रुक जाएगा, ये भी वेलोसिटी में भागेगा, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। ड्यूरिंग कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, बट लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स बिटवीन दिस टू। अगर ये इसको टकराएगा तो ये यहाँ से निकल के तो जाएगा लेकिन उतना वेलोसिटी में नहीं जाएगा जितना वेलोसिटी में ये आ रहा था। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज हियर इज ए आयरन बॉल, दिस आयरन बॉल इज केप्ट हियर। Now you allow another iron ball to move with a speed v and strike it. जब इसको आप टकराओगे, ये हम प्रूफ कर सकते हैं इलास्टिक कोलिजन में कि ये जो बॉल A है, A रुक जाएगा और B जो है भाग जाएगा v वेलोसिटी में। There is no loss of energy, but still because of the collision there is some resistance to motion. अच्छा, अगर सपोज हम यहाँ पे कोई पावरफुल मैग्नेट रख देंगे, बड़ी पावरफुल मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट which is pulling this with a very strong force. अब जब ये इसको जोर से धक्का मारेगा, धीरे से धक्का मारेगा तो ये तो मूव ही नहीं करेगा। If it goes with a very small velocity and strikes, it will not move. But ये जब जोर से धक्का मारेगा तो क्या होगा, ये फेंका जाएगा आगे, ये पीछे, फिर ये आके फंस जाएगा इसके चुंगल में, आगे वाला भागने लगेगा, कौन, बी भागने लगेगा। लेकिन जब बी भाग रहा था, मैग्नेट इसको वापस पीछे की तरफ भी खींच रहा था, इसलिए जब वो निकल के जाएगा कुछ वेलोसिटी में जाएगा जो वेलोसिटी v से कम है। ठीक है, सो द रेजिस्टिविटी क्या था, द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द टू विल डिसाइड देयर इज ए एनर्जी लॉस।
During every collision, a part of kinetic energy is lost. How that energy is dissipated? That energy is dissipated in terms of heat. अब जब हम बात कर रहे थे कोई एक कॉइल को किसी पावर के क्रॉस में लगा के, तो हम देख रहे थे यहाँ से यहाँ तक तो ये प्योर कंडक्टर था, मींस रेजिस्टेंस वाज नेग्लिजिबली स्मॉल. यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस वाज नेग्लिजिबली स्मॉल. सो व्हेन द करंट वाज पासिंग, ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रॉन वर फेसिंग नंबर ऑफ कोलिजन्स, but no heat was generated. But when it passes through the resistance part of it, heat is generated here. I hope you understand. Heat is generated when current passes through a resistance. It is basically because of the binding force between the orbital electron and the nucleus. तो ये सारा चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो इतना समझ में अभी आ गया है, जब भी किसी एक रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगा. सो ये थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करेंगे विथ दिस बेसिक कंसेप्ट. तो आज हमारा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है और नाम है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट. थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ये चीज को करना है. तो जितना जानकारी हमारे पास है कि कोई एक रेजिस्टेंस के अंदर से अगर करंट फ्लो करता है, हीट जनरेट होता है, कितना हीट जनरेट होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वो सब जानने के लिए वी स्टार्ट विथ जूल्स लॉ. देयर इज ए लॉ. व्हाट इज दैट लॉ? लॉ सेज लाइक, पहला पॉइंट में लिखेंगे जूल्स लॉ. क्या कहता है जूल्स लॉ? व्हेन I ampere of current passes through a resistance R ohm for t seconds, the amount of heat generated is given by H for heat, okay, I square R T joules. फॉर्मूला सबको मालूम है और ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स याद रखना पड़ेगा. व्हेन I is expressed in amperes, R in ohm, T in second, then H will be in joules. ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है. तो पता चल गया कि when I current is passing through a resistance R for a time of t seconds, the heat generated is this. Okay. The thermal power, the power developed is given by the heat generated per unit time. आप लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़े हो. If W amount of work is done in t seconds, then the power is W by T, work done by time. Here also the same thing. The power developed is given by the heat generated per unit time. Okay, fine. Heat generated per unit time gives you the power developed. तो हम क्या कहेंगे? पावर का फॉर्मूला क्या कहेंगे? अगर t सेकेंड में h हीट जनरेट होता है तो ये हो गया h by t. It is I square R T by T, so it cancels out, h gets it, you get it, h I square R. यूनिट क्या है? watt, joules per second or watt. So when I ampere of current is passing through a resistance R, the power is I square R. ठीक है. Point number 3. We go for a standard case. Suppose here is a resistance R or some I ampere of current is passing through it. Obviously there will be a potential difference across it, and that potential difference is going to be I into R. So here you can write the power developed
power developed across R is equal to, you can say it is I square R. Moreover, you know V is equal to IR. V is equal to IR. So you can write I is equal to V by R. I is equal to V by R, है ना? तो आप कहोगे कि इट इज कमिंग आउट टू बी V by R, डालो तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R, तो हो गया V स्क्वायर बाई R. Again, if you write R is equal to V by I, R is equal to V by I अगर आप लिखोगे तो आप क्या कहोगे? It is coming out to be R is equal to V by I करोगे तो ये आएगा V into I. ठीक है, तो पावर डेवलप्ड across any element can be found by this formula. आगे चल के आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं होता है, कैपेसिटर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसमें लेकिन कोई पावर डेवलप नहीं होता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ क्या, एक इंडक्टर और एक कॉइल इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, उसमें कोई पावर डेवलप नहीं होता है, मतलब थर्मल पावर डेवलप नहीं होता है, उसका मैग्नेटिक फोर्स बनता है, मैग्नेटिक फोर्स इट डज वर्क दैट वे, इट ट्रांसफर द एनर्जी, लेकिन थर्मल पावर उसमें डेवलप नहीं होता है. थर्मल पावर तो तब डेवलप होता है only when current passes through a resistance. अब मैं चाहूंगा कि ये जो तीनों चीज है, इन तीनों चीजों को थोड़ा बारीकी से समझा जाए, ठीक है. अब ये जो I स्क्वायर R लिखे हैं हम, क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें? अच्छा, थोड़ा सा इसमें देख लो कि ये जो पावर है ये क्या है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर हमें कोई 2-3 एलिमेंट का टोटल पावर निकालना है, सबका पावर निकालो, सिंपली जोड़ दो. सेकेंडली, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये पावर नेगेटिव भी नहीं होता है. अच्छा, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, आपको याद रखना है. ये जो चीज आया P इक्वल टू I स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R और VI, ये आपको बारीकी से समझना है. मैं चाहता हूं कि सारा चीज को डिटेल से समझें. P इज इक्वल टू I स्क्वायर R कब लेंगे, V स्क्वायर बाई R कब लेंगे? सपोज आपको पूछा जाएगा कोई एक हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ा दिए, हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ा दिए, पावर बढ़ेगा कि घटेगा? आपको सर ये फॉर्मूला देख रहे हैं तो लग रहा है कि पावर बढ़ेगा, ये फॉर्मूला तो देख रहे हैं तो लग रहा है तो पावर घटेगा. तो कौन सा केस में कौन सा फॉर्मूला हमें लेना चाहिए? ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. पावर इज I स्क्वायर R when I is the current passing through a resistance R. Power is V square by R when V is potential difference. आप लोग सब समझ में तो आ रहा है, फिर दोबारा क्यों लिख रहे हैं? मुझे मालूम है कहाँ गड़बड़ होने वाला है. When V is potential difference across R. तीसरा फॉर्मूला VI को हम लोग थोड़ा ढंग से समझेंगे. VI क्या है? पॉइंट नंबर 5, नोट पॉइंट नंबर 5. नोट पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे P इज इक्वल टू V इंटू I. ये वाला फॉर्मूला को हम कब यूज करेंगे? ठीक है, यहां पर दो केसेस रेज होता है, या तो एक पावर कंज्यूम्ड और पावर सप्लाइड. आपके पास कोई चीज है जो पावर ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है. एक बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, कोई हीटर कॉइल इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाता है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके हीट एनर्जी बनाता है. बैटरी अपना केमिकल एनर्जी को लॉस करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है. तो ये जो VI उस केस में लेते हैं हम लोग. कब लेंगे? VI इज क्या? VI इज पावर और when I current is supplied by
पोटेंशियल डिफरेंस V, the power generated is equal to P equal to V into I। मतलब सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक बैटरी है, ठीक है, उसका कुछ ईएमएफ है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको एक डिब्बे में भर दिए, ये हाई पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इसमें से करंट निकल रहा है। सपोज हम कहेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, और क्या होता है अगर ये E है ये R है तो इट विल बी E माइनस IR बिकॉज ये डिस्चार्ज। नाउ यू सी ये जो बैटरी है इसका ये हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल से करंट निकल रहा है, current is coming out of the battery, that means this battery is not consuming power, rather it is generating power। कितना? V into I। when I current is supplied against, वहां पर बाई लिखे थे, against a potential difference V, the power consumed is equal to P into VI। मतलब बात कुछ ऐसा हो गया, आप ले लो, दो एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से करंट आई जा रहा है और ये ऐसा है, और इसको मैं किसी डिब्बे में छुपा देता हूँ, अंदर क्या है मालूम नहीं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा, इधर हाई पोटेंशियल मिलेगा, इधर लोअर पोटेंशियल मिलेगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? यू से द पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट IR, ठीक है। अच्छा, अब I करंट जा रहा है, दैट मींस इट इज नॉट सप्लाइंग करंट, सप्लाई करता तो हायर पोटेंशियल से करंट निकलता, अभी तो करंट घुस रहा है, कितना? V into I करो तो क्या हो गया? I square R, है ना। और सपोज हम ऐसे ले लेंगे कि कोई एक बैटरी है जो चार्जिंग मोड में है, मतलब नाउ द बैटरी इज बीइंग चार्ज, इसको एक डिब्बे के अंदर रख दिए, अंदर क्या है मालूम नहीं है, पता चल गया कि ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये V वोल्ट है। सपोज I करंट इज एंटरिंग, नाउ दिस बैटरी इज नॉट गिविंग करंट, इट इज रेदर टेकिंग करंट। हियर आल्सो द पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी इज V into I। तो कहां पर V into I लेना चाहिए, कहां पर I into R लेना, I square into R लेना चाहिए, कहां पर V square by R लेना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे हीटर कॉइल, when resistance of a heater coil is increased, what will happen to the power? What you are doing? You are connecting the heater coil across the plugs, plug में constant voltage supply है, that means what is constant? V is constant। when V is constant, then you will say the power is V square by R, whatever resistance you connect, potential difference will remain same, so you say power is V square by R। तो आप कहोगे हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस को बढ़ा दो तो पावर घट जाएगा, समझ में आ रहा है? सो यू मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा वहां पर जहां पे हम न्यूमेरिकल को डील कर रहे हैं, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन दिया है। एक सर्किट है, 4 ओम है, 3 ओम 6 ओम, 3 ओम 6 ओम पैरेलल में, उसके साथ 4 ओम है, बैटरी कनेक्टेड है, और अगर 4 ओम में पावर डेवलप हो रहा है 36 वाट, व्हाट इज द टोटल पावर डेवलप्ड इन द सर्किट, ऐसे करके पूछा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो तो सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो यही सर्किट को हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 3 और 6 इन पैरेलल, 3 in parallel with 6 is nothing but 2 ohm और ये 4 ohm। अच्छा, तो यहां से तो कुछ करंट जा रहा है, क्या दिया है? दिया है I square 4, I square R, I square R। अगर यहाँ पे करंट I है तो यहाँ पर कितना पावर होगा? 4 into I square R, that is given कितना है? 36। व्हाट पूछा क्या है? टोटल पावर। ये सर्किट में टोटल पावर कितना हो रहा है? टोटल पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस,
आई करंट जो घुस रहा है ये पूरे के अंदर घुस रहा है, दैट इंटू 6 है कि नहीं। तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या ले लेंगे 36/4, सो इसको कहेंगे 36/4 इंटू 6, तो कितना हो गया 54 वाट। कितना बढ़िया, आप लोग फटाफट कर लेते हो। समझ में आया? आई स्क्वायर इंटू 4 इज 36, मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 36/4, आई स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल दी, ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, जो कि आपका स्कूल एग्जाम में बार बार आता है, बॉल का रेटिंग दिया रहेगा, उसका रेजिस्टेंस पूछेगा। यू नो पावर इज आल्सो गिवन बाय v स्क्वायर बाय r। सर व्हाई नॉट आई स्क्वायर? अरे यहाँ पर v और पावर का वैल्यू दिया है तो हमें v स्क्वायर बाय r वाला रिलेशन लेना चाहिए। तो आप कहोगे r क्या हो गया v स्क्वायर बाय p, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट बॉल बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड बॉल इज v1 स्क्वायर बाय p1, v2 स्क्वायर बाय p2। v1 स्क्वायर मतलब पहला वाला का वोल्टेज रेटिंग कितना है 100 का स्क्वायर बाय p1 100 वाट, ठीक है। दूसरे वाले का v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v2 का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, और पावर इज 50 वाट। मार्केट करो मिल जाएगा, इट इज कमिंग 50 100 100 हो गया, तो इट इज 2, कितना आया 100 कैंसिल हो गया, ऊपर मिला 50 इंटू 100 बाई 200 इंटू 200, तो कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, इट इज 1/8, वो 1:8 करेक्ट। कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं था, सिंपल क्वेश्चन थे, आप कर लिए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। आगे आगे आ रहा है, तड़का वाला क्वेश्चंस आगे आगे आ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, when two resistances are connected in series, two resistances are connected in series across a battery, the power developed in them are in ratio 2:3. If they are connected in parallel across the battery, then what will be the power in them? आप जानते हो कि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में पड़े हैं, मान लो कि वो दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, ठीक है, R1 and R2 are in series, ठीक है, R1 and R2 are in series। अच्छा, अब सीरीज में है तो दोनों में क्या बराबर होगा, करंट, करंट विल बी सेम, तो आप कहोगे P1 by P2 क्या है, इट इज I स्क्वायर R1 by I स्क्वायर R2 and I being same, it is same as R1 by R2, but that is given as how much 2/3। देखो दिया, पूछा है अगर यही दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगा देंगे, लगा दो पैरेलल, जब दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दोगे R1 और R2 को, R1 R2 आर इन पैरेलल, तो आप कहोगे अब दोनों में क्या बराबर होगा, अब दोनों में V बराबर होगा, दोनों में V बराबर होगा, ठीक है। अगर दोनों में V बराबर होगा तो सोचो, अगर दोनों में V बराबर होगा तो पावर इन द फर्स्ट वन, पावर इन द सेकंड वन किस रेशियो में आएंगे, ये आएगा V स्क्वायर बाई R1, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है, और इसमें होगा V स्क्वायर बाई R2, सो इट इज R2 बाई R1। R2 बाई R1 क्या होगा, पहले से दिया हुआ है R1 बाई R2 is 2/3, so this will be equal to 3/2। So when they are put in parallel, the powers will be in the ratio 3:2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन आप लोग बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बनाना है, क्वेश्चन थोड़ा देखो निराला टाइप का है, लेकिन हमारे बच्चे भी तो सब बब्बर शेर है। देखो 3 बच्चे अभी तक आंसर दे चुके हैं एंड आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, 4 बच्चे दे चुके हैं। लेट अस दिया है कि इन फिगर शोन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, किसका ईएमएफ कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, कुछ मालूम नहीं है, और बोला कि आर को बदलेंगे, आर को चेंज करेंगे तो करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा। V और I का प्लॉट किए,
हर वैल्यू ऑफ आर के लिए करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वी और आई निकाले, ग्राफ को प्लॉट किए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी करके प्लॉट किए, तो ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, फाइंड पावर डेवलप्ड अक्रॉस आर व्हेन आर इक्वल 6 ओम। पूछा जब ये आर 6 ओम होगा, इस ग्राफ को देखो और बताओ व्हाट इज द पावर डेवलप्ड अक्रॉस आर। ओहो, ये तो थोड़ा टेढ़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, यू विल लाइक इट। क्या दिया है देखो तो सर्किट को दिया है व्हेन करंट इज 0। करंट 0 कब होगा मालूम नहीं है, इसका ईएमएफ कितना है, वी अस्यूम द ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। व्हेन करंट इज 0, व्हेन करंट इज 0, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द ग्राफ, क्या मिल रहा है, व्हेन आई हम जानते हैं I इज इक्वल टू 0 और इन जनरल हम कहेंगे फ्रॉम द ग्राफ को तो लिखेंगे PD अक्रॉस बैटरी, PD अक्रॉस बैटरी। ये क्या होता है, क्योंकि ये तो चार्जिंग मोड में है, डिस्चार्जिंग मोड में है, तो आप कहोगे इट इज ऑलवेज E माइनस आई आर। फ्रॉम ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है देखो तो, व्हेन I इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 20, है कि नहीं। हाँ, तो I इक्वल टू 0 डालो, V की जगह 20 डालो, इंप्लाइज 20 इज इक्वल टू E माइनस 0 और EMF मिल गया। अच्छा, दूसरे केस में देखो, व्हेन V इज 0, I इज 5। अगेन व्हेन V इज 0, I इज 5, फिर से डालो, V के जगह 0, E माइनस 5R, मतलब R का वैल्यू क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी E by 5। E कितना था 20, सो इट इज 4 ओम। वाओ, हमें तो मिल गया, दिल खिल गया, E हो गया 20 वोल्ट, R हो गया 4 ओम। अब और किसके, ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, दिया है व्हेन R इज इक्वल टू 6, इसमें क्या पावर होगा, तो आप कहोगे व्हेन R is equal to 6 ohm, when R is equal to 6 ohm, what is the current, 20 by 4 plus 6, that is 2 ampere। अगर ये 2 ampere हुआ तो इसमें पावर क्या होगा, पावर across 6 ohm is equal to I square 6, नहीं तो it is 2 का square into 6 is 24 watt। वाओ, आप में से काफी लोग बना दिए, आई एम सो हैप्पी टू सी इट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो गुड। सी क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ऐसे कुछ बैटरी वगैरह दिया हुआ है, 10 वोल्ट 12 वोल्ट का बैटरी है, R1 R2 R3 वैल्यूज मालूम नहीं है, यहाँ पर 1.6 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट जा रहा है। बोला कि सब में तो पावर डेवलप हो रहा होगा, R1 और R2 में पावर हो रहा है 9 वाट एंड 14 वाट, तो इसमें कितना पावर होगा। अरे ये पावर जो है वो क्या है, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट। अच्छा, ये कंज्यूम कर रहे हैं, डिसिपेट कर रहे हैं, आ कहां से रहा है, सोर्स से, तो जितना एनर्जी मिलेगा उतना ही तो कंज्यूम करेंगे। तो जितना पॉजिटिव पावर सर्किट में जनरेट हो रहा होगा, व्हाट इज द पावर जनरेटेड मस्ट बी इक्वल टू पावर कंज्यूम, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है ना। तो हम कहेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय सॉल्यूशन में कहेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या अब कोई करने वाला है, आप कहोगे पावर जनरेटेड इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड। यहां पर पावर को स्टोर नहीं कर सकते, जितना बनेगा वही कंज्यूम हो जाएगा। व्हाट इज द पावर जनरेटेड, कौन पावर जनरेट कर रहा है, रेजिस्टर थोड़ी जनरेट करता है, तो कंज्यूम करता है। बैटरी, क्या है बैटरी जनरेट कर रहा है, जनरेट करने के लिए कंडीशन क्या था, इट मस्ट डिलीवर सम करंट, यस इट इज डिलीवरिंग। अगर उल्टा करंट होता तो बोलते कि बैटरी खुद ही पावर खा रहा है, देगा क्या, तो ये भी करंट दे रहा है, ये भी करंट दे रहा है, तो ये आप क्या कहोगे, पावर जनरेटेड इज इक्वल टू कितना, V इंटू आई, V इंटू आई, समेशन ऑफ V इंटू आई,
दैट इज 10 into 1.6 प्लस 12 into 2 कितना हो गया 16 प्लस 24 इज 40 वाट। इतना पावर जनरेट हो रहा है, पावर जनरेटेड इज 40 वाट, तो कंज्यूम भी तो उतना ही होगा। सो अगर यहाँ का पावर को P1 कहेंगे, यहाँ का पावर को P2 कहेंगे, यहाँ का पावर को P3 कहेंगे, देन P1 plus P2 plus P3 must be equal to 40 वाट, है ना। तो क्या लिखेंगे हियर, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर इसको करेंगे। तो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू P1 plus P2 plus P3। अब P1 कितना है, P1 तो मालूम है, दिया है कि 9 वाट, P2 कितना है 14 वाट, 9 plus 14 plus P3, तो क्या मिल गया आप कहोगे, दैट इज P3 plus 23, P3 plus 23 is equal to 40 और P3 is 17 watt। So the power consumed in R3 is 17 watt। जितना एनर्जी जनरेट होगा वही कंज्यूम होगा, एनर्जी इज कंजर्व्ड, कहीं स्टोर होने वाली जगह नहीं है। पावर स्टोर हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई पावर स्टोर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ में आ गया, तो हम कहेंगे दी पावर डेवलप्ड अक्रॉस R3 इज 17 वाट। अगर ये जो क्वेश्चन में अभी हम लोग किए, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता, ये 1.6 का डायरेक्शन को उल्टा कर देता, मतलब ये भी पावर नहीं दे रहा है, पावर अकेला ये दे रहा है, कितना दे रहा है 24, तो दिस पावर प्लस दिस पावर प्लस दिस पावर प्लस दिस पावर विल बी इक्वल टू 24। अकॉर्डिंगली यू हैव टू थिंक। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में करने के लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 का स्पेस को मिटाता हूं, यहाँ पे इसको मिटाता हूं, ठीक, मिटाता हूं तो 6 बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 में क्या दिया है, सिक्स में दिया है टू रेजिस्टेंस वायर्स ऑफ 3 ohm and 6 ohm कैन विथस्टैंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। सॉल्यूशन को थोड़ा देखिए, हमारे पास दो रेजिस्टेंस वायर है, इसका रेजिस्टेंस दिया है 3 ohm, ये रेजिस्टेंस दिया है 6 ohm, ठीक है, R2 कहो R1 कहो। अच्छा, और क्या दिया है, ये मैक्सिमम 9 वोल्ट संभाल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 9 वोल्ट से ज्यादा दोगे उड़ जाएगा। ये मैक्सिमम 12 वोल्ट संभाल सकता है, इससे ज्यादा दोगे ये उड़ जाएगा। मतलब इसका मैक्सिमम करंट रेटिंग कितना हुआ, I1 लिखेंगे, I1 रेट मैक्सिमम करंट अलाउड और रेटिंग ऑफ R1 कितना है 9/3 एम्पियर्स। I2 मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ R2 कितना है, इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अच्छा, मतलब इसमें से 3 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा, इसका तो जान निकल जाएगा, इसमें 2 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, फ्यूज। अब हम दोनों को सीरीज में लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, अगर हम दोनों को सीरीज में लगाते हैं, ये हो गया कौन 3 ohm, ये हो गया कौन 6 ohm, सो I the maximum current that can be applied to the series combination, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम करंट हम कितना दे सकते हैं। अब हम यहां से अगर 3 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा ये उड़ जाएगा, 2 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा ये उड़ जाएगा, तो मैक्सिमम करंट कितना दे सकते हैं 2 एम्पियर। तो इट कैन विथस्टैंड 2 एम्पियर करंट, क्योंकि मैक्सिमम पावर की बात पूछा है, जब मैक्सिमम करंट जाएगा मैक्सिमम पावर पूछा है,
व्हाट मैक्सिमम पावर कैन बी डेवलप्ड। मैक्सिमम पावर तो तब डेवलप होगा जब मैक्सिमम करंट जाएगा। मैक्सिमम करंट क्या दे सकते हैं, 2 एम्पियर। सो P max इज इक्वल टू कितना हो गया, I स्क्वायर इंटू 3 + 6 टोटल रेजिस्टेंस। I स्क्वायर R इट इज 9 I स्क्वायर, जबकि I का वैल्यू कितना दिया है 2 एम्पियर। सो इट इज कमिंग आउट विद 36 वाट। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन से ज्यादा अब 36 वाट पावर निकाल सकते हो, उससे ज्यादा निकालने की कोशिश की, करंट ठोस दिए, बेचारे फट जाएंगे। समझ में आया? दे विल फ्यूज एंड द सर्किट विल बी डिस्कनेक्टेड। क्या चीजें सबको समझ में आया? यस यस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3, 2, 6 are in parallel, that is in series combination with 4 and 5 in parallel, 4 and 12 in parallel। पूछा कि ये कोई बैटरी दिया है, कितना वोल्ट कुछ मालूम नहीं, कौन सा रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा पावर हो रहा है, ठीक है ना, कौन सा रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा पावर हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि बाकी लोग उसको सोच रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। देखो तो 2, 3, 6 आर इन पैरेलल, तो 2, 3, 6 PD across 2, 3, 6 2, 3 and 6 are same, से V1, ठीक है PD across this are same V1, तो पावर is V square by R। thus among 2, 3 and 6 maximum power develops across कौन 2 ओम। क्यों? तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तीनों में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो V स्क्वायर बाई 3 हो गया इसमें पावर, V स्क्वायर बाई 2 हो गया इसमें पावर, V स्क्वायर बाई 6 हो गया इसमें पावर, तो सबसे ज्यादा पावर हो गया 2 ओम में। हाँ ठीक है। सिमिलरली out of 4 ohm and across 2 ohm, 4 ohm and 12 ohm, ये भी तो पैरेलल में है ना, इन दोनों में भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो इसमें पावर होगा पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाई 4, इसमें होगा पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाई 12, तो इसमें ज्यादा पावर होगा। सिमिलरली आउट ऑफ 4 ohm and 12 ohm the power is maximum in 4 ohm, ठीक है। लेकिन हमें कुछ दूसरा पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो रहा, ये स्पेस में लिख रहा हूं मैं, राइटिंग स्पेस यहां पे लेके लिख रहा हूं। तो देखें कि इन तीनों में से इसमें सबसे ज्यादा है, इन दोनों में से इसमें सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों में से किसमें ज्यादा है, इन दोनों में से किसमें ज्यादा है, तो थोड़ा मैं इसको ऐसे करता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको नाम देता हूं A, ये पॉइंट को नाम देता हूं B, ये पॉइंट को नाम देता हूं C। क्या मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, आई कैन ड्रॉ ए रेजिस्टेंस हियर, ए रेजिस्टेंस हियर, ये पॉइंट को A कहता हूं, इसको B कहता हूं, इसको C कहता हूं। ये तीनों पैरेलल में है, 3 is in parallel with 6 because 3 into 6 by 3 plus 6 is 2, that 2 is in series with another 2, 2 and 2 पैरेलल में हो गया 1, so this is 1 ohm, this is 1 ohm। देखते हैं, ये हो गया 1 ohm, और इसमें कितना हो रहा है देखो तो, ये 4 and 12 are in parallel, 4 and 12 are in parallel में कितना हो गया, 4 into 12 by 4 plus 12, ये हो गया 3 ohm। अच्छा, अब जो भी करंट इधर से जा रहा होगा, सेम करंट इधर से जा रहा होगा, तो यहां से अगर करंट आई गया तो इनके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहेंगे VAB।
और इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहेंगे VBC। हियर VAB कितना होगा, I into 1, सपोज I करंट जा रहा है, I into 1 दैट इज I। VBC कितना होगा 3I, नहीं? अच्छा, अब व्हाट इज द पावर अक्रॉस 2 ओम, पावर अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू VAB का स्क्वायर, क्योंकि 2 ओम के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VAB है का स्क्वायर बाय 2, सो इट इज I स्क्वायर बाय 2, क्योंकि VAB था I। नाउ पावर अक्रॉस 4 ओम क्या हो जाएगा, VBC का स्क्वायर बाय 4, पावर अक्रॉस 4 ओम, पावर अक्रॉस 4 ओम। ये आपको समझ में आया है तो थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं यहाँ पे। पावर अक्रॉस 4 ओम कितना हो जाएगा, आई वाइप इट आउट हियर, पावर अक्रॉस 4 ओम इज इक्वल टू VBC का स्क्वायर बाय 4। VBC कितना था, VBC वाज 3I, सो इट इज 3I का स्क्वायर बाय 4, दैट इज 9I स्क्वायर बाय 4। तो पहला वाला में हुआ I स्क्वायर बाय 2, दूसरे वाले में हुआ 9I स्क्वायर बाय 4। सो व्हाट कंक्लूजन वी गेट, पावर डेवलप्ड is maximum across 4 ohm, जो आप लोग कर चुके हो। कितना इंटरेस्टिंग, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? मैं मिटा दूंगा इसको, रौप्य संस्कृत को समझ में आया? यस यस, तो इसको मैं अभी मिटाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस 3 ओम एंड 6 ओम। ये 3 ओम वाला है, ये 6 ओम वाला है, मतलब दिया है कि ये मैक्सिमम करंट ले सकता है 4 एम्पियर, ये ले सकता है 3 एम्पियर, मतलब ये क्रॉस में मैक्सिमम वोल्टेज कितना ले सकता है, ये हो गया 12 वोल्ट, और ये ले सकता है कितना मैक्सिमम वोल्टेज, ये 18 वोल्ट। सो V1 मैक्सिमम परमिसिबल PD across 3 ohm is 3 into 4 12 volt. V2 maximum permissible PD across 6 ohm is equal to 3 into 6 is 18 volt. अब अगर दोनों को पैरेलल में लगा दिए, पैरेलल में तो दोनों के क्रॉस में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और हम देख रहे हैं कि अगर 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज होगा ये उड़ जाएगा, 18 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज होगा ये उड़ जाएगा। व्हाट मैक्सिमम वोल्टेज यू कैन अप्लाई हियर, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतने ज्यादा पावर होगा। V max maximum PD that can be applied across their parallel combination, उनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की अक्रॉस में कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं। अगर हम 12 वोल्ट से ज्यादा लगाएंगे ये उड़ जाएगा, 18 से ज्यादा लगाएंगे ये उड़ जाएगा, तो मैक्सिमम कितना लगाएंगे 12 वोल्ट। अच्छा 10 मैक्सिमम पावर
कितना होगा इज 12 का स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब 3 और 6, 3 और 6 इक्विवेलेंट में क्या होता है, हियर आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट इज 3 in parallel with 6 that is 2 ohm, so P max that can be developed is 12 का square by 2 is 72 watt। वाओ, काफी लोग कह चुके हैं। So nice, all of you are trying well, playing well. I say you are all playing well because you enjoy the job what you are doing. When your passion and your goal match, no, you really enjoy। आपको जो करने में मजा आ रहा है वही अगर आपको आपकी गोल की तरफ ले रहा है तो उससे बड़ा और बेटर लॉक क्या हो सकता है। ठीक है, तकलीफ तो तब होता है कि मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। सुनियो ना गाना, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, दोनों अलग अलग जगह पे। रास्ता किधर जाने के लिए दिल कर रहा है, मंजिल अपनी जगह। जब रास्ता दोनों मैच कर जाएंगे तो फिर तो सोचो कि क्या मस्त। बहुत बढ़िया। तो आज की सेवा यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद।